हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाईशाला। मेरा नाम है मोहक सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी इस पीवाईक्यू की सीरीज प्रहार में। आज हमें पॉलिटी के क्वेश्चन से देखने हैं, ठीक है। जो शिफ्ट हमारी 29 नवंबर 2021 को जो शिफ्ट हुई थी, ठीक है, उसके क्वेश्चन हम देखेंगे। ये वीडियो पार्ट्स में आएगी क्योंकि इससे जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी 30 नवंबर वाली, जिसमें हमने 30 नवंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, वो ऑलमोस्ट 45 मिनट तक पहुंच गई थी, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी वो। तो इसीलिए हम ये जो शिफ्ट है, ठीक है, इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो थोड़ी छोटी रहे और आपका कंसंट्रेशन भी बना रहे और आप अच्छे से समझ पाओ चीज़ों को। तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल्स के ऊपर। कौन से आर्टिकल्स? वो आर्टिकल्स जिसमें हमारे केंद्र हो गया और राज्य हो गया, उसके हमारे प्रशासनिक संबंध से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पूछे गए थे। सिंपली नंबर पूछा था उन्होंने, राइट। तो वो कौन से नंबर है हमारे आर्टिकल्स की? वो 256 से लेके 263, इनके बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं ना हमारे 256 से 263 तक के, उसमें किस बारे में दे रखा है कि हमारे केंद्र और हमारी जो राज्य हो गई, उनके बीच संबंध कैसे होंगे, कौन से प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे। अब ये तो एक बात हो गई। अब ये बाकी के ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यही तो हमारा फॉर्मेट रहता है। जो हमारे बाकी के ऑप्शंस होते हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो वहां से भी पूछा जाएगा। तो प्रशासनिक वाला हमने देख लिया। अब दो और रिलेशंस होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव और दूसरा होता है हमारा क्या, फाइनेंशियल। तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में कहाँ दे रखा है, 245 से 255 के बीच में दे रखा है। और जो हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो हमारे 268 से 293, ठीक है, आर्टिकल्स जो हैं उनके बीच में ये डिस्कशन हमें देखने को मिलता है। तो ये नंबर आप एज इट इज याद कर लो, क्योंकि देखो ऐसा बना देगा आराम से क्वेश्चन इस बार, ठीक है, क्योंकि वो पीवाईक्यू के बेस पे ही क्वेश्चन बनते हैं और वो इसी तरीके से बना देंगे। ये पहले यहाँ से पूछा था, अब यहाँ से पूछ लेंगे। अब ये जो दे रखा है ना 300 से 310 का, तो ये कोई परफेक्ट कैटेगरी नहीं है। ऐसा हमारे संविधान में कोई मतलब लगातार ऐसी कैटेगरी नहीं है कि एक हेडिंग के अंदर इसको हम डाल दें, राइट। तो वो ये वाली कैटेगरी है 301 से 307 के बीच में। वो जो भी है, जो हमारी स्टेट्स होती है ना, वो आपस में जो व्यापार करती हैं, ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स जो करती हैं, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे 301 से 307 के बीच में है। और जो जितनी भी हमारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में, यूनियन और स्टेट्स बीच में नहीं, मतलब इनकी अलग अलग जो सर्विसेज होती हैं वो हमारे 308 से लेके 323 जो अनुच्छेद है उसके बीच में उनको दे रखा है, उनके बारे में उनका वर्णन है। बाकी आर्टिकल 300 और 300 ए तो आपको पता ही होगा, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। पहले फंडामेंटल राइट था ये, ठीक है, अब क्या है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये लीगल राइट है हमारा। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज ये हो गई। बाकी देखो कुछ आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिए जो हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, तो वहाँ काफी बार इनको पूछा जाता है। तो देखो यूपीएसआई के लिए भी ये इंपॉर्टेंट ही है, राइट, यूपी का एग्जाम है क्योंकि। तो देखो ये तीन आर्टिकल देख लो कैसे हैं। ये तीन आर्टिकल बताते हैं कि जो हमारी स्टेट लिस्ट होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो कब कब कानून बना सकती है, जितने भी सब्जेक्ट उसमें दे रखे हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो स्टेट लिस्ट होती है उसके ऊपर केवल स्टेट्स का ही हक होता है कि जो हमारी स्टेट्स हैं वही उसके ऊपर कानून बनाएंगी। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो भी हमारा इन स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी वो स्पेशल चीजें होती है वो देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 249 में ये दे रखा है कि अगर राज्यसभा ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है, ऐसा राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, वो बोल दे कि भाई पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो ये स्टेट लिस्ट के ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आप कानून बना सकते हो। तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। बाकी जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो आर्टिकल 352 के अंदर लगती है, तब भी हमारे पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो जो ये स्टेट लिस्ट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर वो जो है कानून बना सकती है। बाकी 252 में क्या दे रखा है कि भाई स्टेट्स खुद ही रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट से कि भाई आप बना दो, ये लिस्ट दे रखी है, आप इनके ऊपर जो है वो बना दो, कानून बना दो। बाकी देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं। ये वाला जो है इंटर स्टेट काउंसिल वाला, इसका आर्टिकल पूछ लेते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंटर स्टेट काउंसिल कहाँ पे लिखी हुई है, कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 263 है, राइट। और फाइनेंस कमीशन तो देखो है ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट इसको बनाते हैं हर 5 साल के बाद, ठीक है। तो 280 इसका भी याद रख लो। बाकी हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में आपको दे रखा है। तो देखो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा था उन्होंने शेड्यूल्स के ऊपर, राइट, कि भाई वो कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। कौन सा अमेंडमेंट? 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, तो वो कौन सा शेड्यूल हमारा जोड़ा गया था। तो हमारा 10th शेड्यूल था, राइट, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे जिसके बारे में हम जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जोड़ा गया था। अब देखो ये बाकी के जो शेड्यूल्स दे रखे हैं ना, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जितने सारे के सारे इंपॉर्टेंट है हमारे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं 1 से लेके 12 तक के, 12 ही है तो याद करने में
आसानी भी होगी, कोई इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एक एक करके देख लेते हैं सबके सब। पहले शेड्यूल में क्या दे रखा है, जितनी हमारी स्टेट्स हैं और हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उनकी पूरे नाम की लिस्ट दे रखी है और बता रखा है कि उनका उन सबका क्या है, टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक का है। मतलब यूपी का क्या है, बिहार का क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखने को मिलेंगी, हमारे फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलेंगी। इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं आपको, राइट। सिर्फ देख लेना एक बार, राइट, वरना ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा शेड्यूल है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब ऐसी जो हमारा दूसरा शेड्यूल है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, जजेस हो गए, इनको क्या सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, राइट। ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, हमारे सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई हैं। बाकी थर्ड शेड्यूल में क्या है, हमारी जो ओथ्स लेनी पड़ती हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी अथॉरिटीज हैं, वो जो ओथ लेंगी जब अपना ऑफिस, मतलब वो ऑक्यूपाई करती हैं, जब ऑफिस में हमने आती हैं, तो उससे पहले उनको ओथ लेनी पड़ती है। तो ओथ जो हमारे थर्ड शेड्यूल में दे रखी है। बाकी फोर्थ शेड्यूल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। इसमें क्या दे रखा है, जो हमारी राज्यसभा है, ठीक है, उसके अंदर जो बाकी की स्टेट्स जो जितनी भी है ऑल ओवर इंडिया, उनकी सीट्स के बारे में दे रखा है कि कौन सी स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, राइट। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, ये कहाँ कहाँ दे रखी है, फोर्थ शेड्यूल में दे रखी है। बाकी फिफ्थ और सिक्स ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में। ये पूरा शेड्यूल वाला जितना टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं वो, बाकी के सारे एग्जाम्स भी जो है। तो फिफ्थ शेड्यूल में जो दे रखा है, वो हमारे जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोविजंस हैं, वो हमारे फिफ्थ हमारे शेड्यूल में है। बाकी देखो ये जो चार स्टेट्स हैं स्पेशल हमारी अलग से इस पे मेंशन कर रखी हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इन स्टेट्स के अंदर जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उससे रिलेटेड प्रोविजंस हमारे सिक्स्थ शेड्यूल में दे रखे हैं। बाकी सेवंथ शेड्यूल में तो देखो लिस्ट दे रखी है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे हमारी केंद्र जो है वो पार्लियामेंट जो है हमारी वो लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट पे हमारी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट पे दोनों बनाती हैं। बाकी जो एट्थ शेड्यूल है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात कर रखी है कि हमारे इंडिया में जो भी जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनकी लिस्ट दे रखी है। अब और अभी करंटली कितनी है, 22 है, राइट। नाइन्थ शेड्यूल में भाई ऐसे लॉज हमने इसमें डाल दिए हैं इस शेड्यूल में, ताकि वो जुडिशियल रिव्यू से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि आज़ादी के बाद हमको लैंड रिफॉर्म्स लाने पड़े थे, ठीक है। तो जब वो राइट टू प्रॉपर्टी वाली चीज़ हुई थी ना, जो हमारा पहला आर्टिकल था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, तो हम लोगों से क्या कर रहे थे भाई, लैंड रिफॉर्म्स हम कर रहे थे। जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी उनको और मतलब उनसे ले रहे थे, और जिनके पास नहीं है उनको दे रहे थे, राइट। तो ये चैलेंज हो रहा था बार बार, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि देखो हमारे पास तो प्रॉपर्टी का अधिकार है और आप हमारी ज़मीन ऐसे ले रहे हो। तो सरकार ने जो है नाइन्थ शेड्यूल लेके आए थे, मतलब पहले ही अमेंडमेंट जो था, फर्स्ट अमेंडमेंट किया था 1951 में, तब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था कि हम ऐसे कानून बना रहे हैं कि आप जो है इसके ऊपर सवाल नहीं कर सकते अगर हम आपकी लैंड ले रहे हैं तो, राइट। क्योंकि हम मतलब परोपकार वाली काम कर रहे हैं हम, राइट। तो वो वाली चीज़ जो है वो करने के लिए तो हमारे जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, ऐसे कुछ लॉज बना दिए थे और इनको कहाँ डाल दिया, नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया था, राइट। एक नया ही शेड्यूल बना दिया ऐसे लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी टेंथ शेड्यूल में देखो क्या लिखा है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो आपका दल बदल विरोधी जो कानून है, राइट, वो टेंथ शेड्यूल में है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 1985 से, उसको ऐड किया गया था। बाकी देखो 11th और 12th, 11th में क्या है हमारे पंचायत से, और 12th शेड्यूल में क्या हमारी म्यूनसिपैलिटीज है। इनके सब्जेक्ट्स देख लेना, ये नंबर पूछ लेते हैं, राइट। और हमारा ये अमेंडमेंट भी आपको दिख रहा होगा 73rd और 74th, सेम चीज यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है। तो देखो शेड्यूल सारे हो गए आपके, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो किससे रिलेटेड है, हमारी पंचायती राज से रिलेटेड है। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने ये बोला था कि जो हमारी पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन है उनको हमें संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, जो हमारे उनको क्या करें हम, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करें। तो वो कौन सी कमेटी थी, वो हमारी LM सिंघवी कमेटी थी, राइट। अब देखो ये जितनी भी हमारी पंचायती राज से रिलेटेड कमिटीज है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उन सबके नाम और वो कब आई थी और उन्होंने क्या बोला था, और बेसिकली ये शुरू के जो दो हैं इन्होंने क्या बोला था यही याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें पेपर में। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, सबसे पहली कमेटी थी ये, 1957 में बनी थी, और इसने बोला था कि देखो 3 टियर की पंचायती राज होनी चाहिए, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, 3 टियर बनाने चाहिए पंचायती राज के। अशोक मेहता आई 1977-78 में, उसने बोला कि नहीं 2 ही टियर बनाने चाहिए। फिर ये हमारी GV के राव आई 1985 में, ठीक है, उसने बोला कि भाई थोड़ा और इनको स्ट्रेंथन करो। सिंघवी कमेटी आई, ऊपर देखा कि इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो,
थंगन कमेटी आई, उसने भी यही बोला 1989 में कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दो। इसके बाद ही तो हमारा वो 1992 में 73rd अमेंडमेंट हमने किया था, उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज कर दिया था। एक हनुमंता राव कमेटी भी आई थी 1984 में, इसने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और रूरल डेवलपमेंट की बात करी थी। ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये आपका पंचायती राज वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, ये कमिटी जरूर याद कर लेना क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो और क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारी एक बॉडी होती है, ये कमीशन होता है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उसके जितने भी चेयर मतलब जितने भी मेंबर्स हैं और जो भी चेयरपर्सन होता है तो उसको अपॉइंट कौन करता है? तो वो हमारे कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। राइट, अब ये तो एक सिंपल सा फैक्ट हो गया, लेकिन इसके पीछे ये याद रख लो आपको कि उसको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उनको रिकमेंड कौन करता है? मतलब कोई तो होगा ना जो सिलेक्ट करेगा कि भाई ये चेयरपर्सन होने चाहिए और ये मेंबर्स होने चाहिए। तो उसके लिए कमेटी होती है पूरी की पूरी। ठीक है, उस कमेटी के ये मेंबर्स होते हैं। जैसे पीएम उसके खुद मेंबर होंगे, चेयरपर्सन भी होंगे। हमारे लोकसभा के स्पीकर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो भी होते हैं, राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो भी इस कमेटी का मेंबर मेंबर होते हैं। बाकी राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। तो ये सब मिलके पहले रिकमेंड करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। अब देखो मैंने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है। तो सभी के ऑलमोस्ट आप देख रहे होगे कि प्रेसिडेंट ही करता है, पर एक इकलौता दिख रहा होगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो हमारे आर्टिकल 165 के अंदर बनाए जाते हैं। उनको कौन अपॉइंट करता है? वो हमारे गवर्नर करते हैं, क्योंकि ये स्टेट की वो हो गए हमारे। ठीक है, स्टेट रिलेटेड बॉडी हो गई ये हमारे, जितनी भी हैं हमारी जो यूनियन से रिलेटेड बॉडीज हैं। तो एक बार जो है गो थ्रू कर लेना है। वैसे तो आप पढ़ते ही रहते हो, लेकिन फिर भी इनके आर्टिकल्स देख लेना। और अपॉइंटमेंट तो आपको ऐसे याद रहा है कि प्रेसिडेंट करते हैं। बाकी ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई जो, ठीक है। और कुछ हमारी बॉडीज हैं जो स्टैचूटरी, जिनके लिए हमने एक्ट निकाल रखा है, तो उनके लिए देख लो। ये जो शुरू की ऊपर की दे रखी है चार, इनके प्रेसिडेंट करते हैं। बाकी जो ये नीचे दे रखी है दो, सॉरी, उनके कौन करता है? हमारी केंद्र की सरकार करती है। केंद्र की सरकार करती है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, देखो कितनी इंपॉर्टेंट हमारा कमीशन है। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है, इन दोनों के एक्ट भी हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनके चेयरपर्सन की और मेंबर्स की केंद्र की सरकार करती है खुद। ठीक है, तो आप प्लीज जरूर पढ़ लेना इनको। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो जो उसकी जो मतदाता सूची होती है ना, उसको समय समय पर उसकी समीक्षा वो कौन करता है? तो जो तैयार करता है वही इसकी समीक्षा करेगा। तैयार कौन करता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई आर्टिकल 324 के अंदर हमने इसको यही तो बोल रखा है कि जितने भी इलेक्शंस होंगे इसके बारे में ये सारे आपको कंडक्ट कराने हैं। इनकी जो पूरी की पूरी इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, मतदाता सूची होती है, वो आपको क्या करनी है? प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है? हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तो कंडक्ट कराती है आर्टिकल 324 के अंदर। तो वही था। बाकी देखो जो हमारी पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है, उसके कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है? क्या वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है? नहीं, वो नहीं कराता। वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243 के अंदर। राइट। बाकी देखो जो बाकी के ऑप्शंस दे रखे थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये क्या है? स्टैचूटरी बॉडी है, ये जो स्टैचूटरी बॉडी है, ठीक है। ये जो एक्ट लेके आए थे हम, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, उसके अंदर ये बनाई गई है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जितने भी हमारे ये होते हैं ना पार्लियामेंट के और असेंबली के, लोकसभा के और विधानसभा के जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट दी जाती है ना कि देखो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होगी, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री क्या होगी, ठीक है, वो लिमिट तय करता है ये डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करता है सेंसस के डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो उसको कौन अपॉइंट करते हैं? इस पूरी की पूरी डीलिमिटेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? ये होते हैं इसके मेंबर्स। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट होंगे उसके जज होंगे कौन? जो रिटायर्ड हो चुके होंगे, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। बाकी देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे। राइट। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये तो देखो सेंसस कंडक्ट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। राइट। बाकी ये सीएसओ आप सुनते रहते होगे, इसका बेसिकली काम होता है कि ये जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सारी की सारी चीजें जो है इनका डेटा तैयार करना, कलेक्ट करना। ये ऑप्शंस में दे रखा था, इसीलिए मैंने आपको अलग से बताया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछ सकते हैं वो, तुमने पहले ही पढ़ लिया। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया था 2011 में। ठीक है, तो वो अमेंडमेंट का नाम बताओ, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? तो वो 97th अमेंडमेंट एक्ट था हमारा 2011 में जो किया गया था।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, 3 आर्टिकल से इंट्रोड्यूस करे थे। मतलब 3 आर्टिकल्स क्या, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और हमारा पार्ट 9th भी, और ये सारे आर्टिकल इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, ये तो हमारे उसमें आता ना, जो आर्टिकल 19 हमारा 6 तरीके की जो फ्रीडम मिलती है, उसमें से एक कौन सी है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। बाकी जो आर्टिकल 43 भी है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना दिया गया था। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। फिर हमारा एक पूरा पार्ट 9th भी हमारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। जैसे नाइन्थ नाइन्थ है, 9th A है, फिर 9th B है। ठीक है, इसमें पंचायत है, इसमें म्यूनसिपैलिटीज है, इसमें क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, राइट। अब बाकी के देखो अमेंडमेंट जो दे रखे हैं वो देख लेते हैं। ये तो कितनी बार पढ़ चुके हैं इसको, 73rd वाले को हम, कि इसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, पंचायती राज किए थे 73rd से, और 74th से म्यूनसिपैलिटी करी थी, राइट। 73rd और देख लो, पार्ट 9 इंट्रोड्यूस कर दिया, आर्टिकल ये हो गया, 11th शेड्यूल कर दिया, उसके सब्जेक्ट ये हो गए। ठीक है, और 3 tier पंचायती सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। बाकी देखो, जो 101 था उससे क्या किया था, उससे तो जीएसटी हम लेकर आए थे, राइट। जीएसटी काउंसिल, ये सारी की सारी चीजें बनाई थी। और जो 62 वाला जो था, इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या था, जो हमारी लोकसभा होगी और जो हमारे स्टेट असेंबलीज होती हैं, उसमें ये लोग होते हैं ना, SC STs और एंग्लो इंडियंस, तो इनकी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। तो वो 10 साल के लिए और रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया था, बेसिकली बढ़ा दिया था। और ये कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, राइट। ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं ना, ये तो कुछ ज्यादा ही है, ये पूछते रहते हैं। जैसे ऊपर अभी हमने पढ़ा था ना, 9th शेड्यूल वाला हमने पढ़ा था। ठीक है, और एक ये पढ़ लेना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1956 में किया था हमने, मतलब स्टेट को हमने रीऑर्गेनाइज किया था फिर से। बाकी देखो, ये तो क्वेश्चन ही पूछा गया था 10th शेड्यूल वाला। और एक ये अलग से याद रख लो, कि जो हमारी वोटिंग एज थी 21 से 18 कर दी थी हमने, कौन सा अमेंडमेंट से, ठीक। तो वो कौन से अमेंडमेंट से करी थी, तो वो कौन सा था, 61st वाला था हमारा, राइट। ये इधर हिंदी में दे रखा है। देखो, PIL से सवाल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको PIL पूरा अच्छे से समझा रखा है। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये वाला पार्ट बता दूंगा आपको। ठीक है, एक जो 30 नवंबर वाली जो है ना, ठीक है, उसमें मैंने बहुत, जो 45 मिनट वाली जो, उसमें बहुत अच्छे से PIL को मैंने आपको समझाया है। तो प्लीज वहां जाके जरूर देखना आप। इसमें बेसिकली ये पूछा था कि भाई वो कौन से मामले ऐसे होते हैं जिस जो हमारी PIL के अंडर डाले नहीं जा सकते। तो वो कौन से, भाई निजी मामलों को लेकर थोड़ी तुम कोई भी PIL डाल सकता है, राइट। तो वो खाली ये मामले होते हैं, मतलब खाली ये नहीं है, पर इंपॉर्टेंट जो है ये याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड अगर मामला है, तो उसके ऊपर हम क्या PIL हम उसमें क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम वेजेस से रिलेटेड, SC STs हो गए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, और हमारे जो प्रिजनर्स होते हैं, कैदियों के अधिकारों से रिलेटेड हो गए, इन मामलों में हम आराम से PIL जाके फाइल कर सकते हैं। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, यहाँ से अब काफ़ी संभावना है कि पूछेंगे भी, कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट निकाले थे ना पहले, तो उसमें वो वाला एक्ट कौन सा था जिसने ओपन कंपटीशन सिस्टम जो था, मतलब सिविल सर्वेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था, राइट। ये दे रखा है। इसमें और भी जितने प्रोविजन है वो भी डिस्कस कर लेंगे, बाकी की जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट भी लेकर आए थे वो 1784 में। क्यों लेकर आए थे, क्योंकि उनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको और ज्यादा उसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल करना था। क्योंकि इफेक्टिव क्यों, इससे पहले पहला क्यों नहीं, क्योंकि पहला तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773 में, वहां से शुरुआत हो गई थी इफेक्ट, मतलब कंट्रोल करने की ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन और ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेकर आए थे। इसमें उन्होंने किया क्या था, ये एक नई बॉडी बना दी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर। तो डुअल कंट्रोल सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे, क्या मतलब है इसका, कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, उनको बोल दिया कि आप कमर्शियल फंक्शन संभालो, जितने भी रेवेन्यू वगैरह के मामले हैं, बिजनेस जितना भी आपको करना है आप वो करो, लेकिन कंपनी की जितनी भी पॉलिटिकल फंक्शन हैं वो हम संभालेंगे। उसके लिए हमने एक नई बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यही इसमें याद करने वाली चीज है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब 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 आया था, मतलब जो बॉडी बनी थी वो किस एक्ट के अंदर बनी थी, वो हमारे पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर बनी थी। बाकी देखो, चार्टर एक्ट था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बोल दिया था कि आप इंडिया के भी गवर्नर जनरल हो। और वो पहले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एग्जाम में पूछते ही रहते हैं इससे रिलेटेड, राइट। और देखो, लॉ कमीशन भी बनाया गया था, ठीक है, ताकि जितने भी इंडियन लॉज हैं उनको कोडिफाई कर सके हम। और कौन थे, मैकॉले के अंडर बनाया था ना, तो अगर मैकॉले का पूरा नाम ही पूछ ले तो वो भी याद रख लो, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, राइट। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देख लो, उसमें क्या हुआ था, इसी में तो इंट्रोड्यूस किया गया था आपको ये ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, राइट। और ये भी इसमें बना दी गई थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई थी,
राइट, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था। बाकी जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी ये वाली को, ठीक है, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था। यहाँ हमारे और मेंबर्स ले गए, और ज़्यादा मेंबर्स लेकर आए थे, जैसे मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से। बाकी जो हमारा ऑप्शन में जो दूसरा दे रखा था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसमें अगर आपको याद रखना है तो ये याद कर लो, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था ये पोर्टफोलियो सिस्टम। बाकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी तो ये एक्ट काफ़ी ज़्यादा वास्ट थे, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी पर वो मैंने इंक्लूड नहीं की हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो पार्ट से रिलेटेड था कि यूनियन टेरिटरी का कौन सा पार्ट, मतलब जो हमारे बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, पूरी की पूरी लिस्ट है, तो उसमें यूनियन टेरिटरीज का बताना था आपको, यूटी का। तो वो कौन सा था, पार्ट 8 में। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, तो उसको जाके देखना, वहाँ आपको अच्छे से और पता चल जाएगा। बाकी देखो कौन सा हमारा फंडामेंटल अधिकार नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी का नहीं है। पहले तो होता था, लेकिन हमारा 44th अमेंडमेंट के बाद ये नहीं है हमारा। ठीक है, पहले हमारा 19(1) में भी था, 31 में भी था, लेकिन इसको फिर हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसको हमने क्या बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया। ठीक है, आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया है। राइट, बाकी के जो राइट्स दे रखे हैं वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो आर्टिकल 19(1)A में आता है। ठीक है, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, जो प्रेस की फ्रीडम होती है वो यहीं से तो मिलती है हमको। ठीक है, बाकी अगर सार्वजनिक रोजगार में अगर हमको अगर अवसर चाहिए, तो उसमें वो मतलब समानता वाली बात करता है ना, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो वो कौन सा हमारा आर्टिकल 16 में बात करता है इस वाली बात की। राइट, और कौन सा, देखो यार आर्टिकल 21 पिछली वीडियो में भी था और यहाँ पे भी है। इसे तो पूछते ही रहते हैं सवाल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर किसी भी इंसान को, अगर अगर आपको किसी भी इंसान को उसकी उसके जीवन से वंचित करना है, तो भाई जो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है उसी से कर सकते हो आप, बाकी उसके सिवा और किसी से कर नहीं सकते हो। ठीक है, बाकी देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। इसमें क्या उन्होंने पूछा था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो मिलके सलाह देती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को इनकी सलाह पे ही काम करना होता है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, ये हमारे आर्टिकल नंबर 74 में ये वाली बात लिख रखी है। राइट, यही है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा जो लिखा हुआ है इस तरीके से, मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया है, और ये इन्होंने ऐसे करके लिख रखा है। जो बाकी के आर्टिकल्स हैं वो देख लो। 64 में क्या दे रखा है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे राज्यसभा के क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। मतलब बेसिकली जो भी बंदा वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपने आप ही राज्यसभा का क्या बन जाएगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा। अपने मतलब जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं पदेन सभापति, मतलब जो पद पे है वही बन जाएगा। ठीक है, बाकी देखो 80 में तो हमारे राज्यसभा के बारे में दे रखा है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितने मेंबर्स होंगे हमारे राज्यसभा में। तो मैक्सिमम कितने होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 कहाँ से आते हैं, हमारे स्टेट से आते हैं और यूटी से आते हैं। और बाकी 12 मेंबर्स को हमारे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, इस वाली फील्ड में जो एक्सपर्ट्स होंगे यहाँ से हमारे प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करेंगे, राइट, लिटरेचर साइंस वगैरह से। और देखो जो 99th दे रखा है वो ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में दे रखा है। एक शेड्यूल अलग था, ये वाला अलग है। इसमें बेसिकली ये चीज़ लिखी हुई है कि जितने भी एमपीज हो गए हमारे, जितने भी एमएलएज हो गए, अगर उनको अपनी सीट पर बैठना है, ठीक है, तो वो पहले ओथ लेंगे, इलेक्शन के बाद उनको ओथ लेनी पड़ेगी, तभी वो माने जाएंगे एमपी और एमएलए। तो आर्टिकल हमारे 99 में ये वाली बात दे रखी है। ठीक है, अब देखो इस वीडियो में हमारा इतना ही है, ये हमारा पार्ट 1 हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा इसकी, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।